मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय। क्लास है आपकी 10th अध्याय आपका सेकंड चल रहा था। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक जो है हम सामाजिक विज्ञान में चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे। और हमने जो है मुगलकालीन सत्ता जो थी हमने कंप्लीट कर चुके थे। हमने मुगलकालीन जो संस्कृति थी उसके बारे में भी जो है हम अध्ययन कर चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले थे, हमने राजस्थान का जो संघर्ष रहता है मुगलकालीन सल्तनत के साथ में, वो हम पढ़ रहे थे। और हमीर के बारे में हमने पढ़ा जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है। इसका प्रतिरोध था सहयोग राजस्थान के संदर्भ में जो भी था, हमने हमीर देव पढ़ा हमने। उसके बाद में हमने हमारा जो रहता था इम्पोर्टेंट जो शासक रहते हैं राजस्थान के, वह रहते हैं हमारे महाराणा प्रताप। चलिए देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप की यहाँ पर आपको एक तस्वीर दे रखी है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप जो थे ऐसे थे। और महाराणा प्रताप का जो टाइम पीरियड रहता है 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक जो है महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड रहता है। अब सभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप को। देखिए महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ। आपका जो है महाराणा प्रताप और हमीरदेव जो है इम्पोर्टेंट रहता है। महाराणा प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जब देखते हैं, आपको सबसे पहले अंडरलाइन करना है इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कटारगढ़ बादल महल जो था वहाँ पर उनका जो है जन्म हुआ था। आगे देखिए, प्रताप महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। अब उनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। उनके पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई, ठीक है। जो जयवंताबाई जो उनकी माता थी वह पाली के नरेश अखेला सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। इनका विवाह जो था 1557 ईस्वी में अजब देव पंवार से हुआ। तो उनकी वाइफ का जो नाम था क्या था? अजब देव, ठीक है, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ। इनके पुत्र का नाम था अमर सिंह, इनकी वाइफ का नाम था अजब देव, उनके पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जयंतबाई, ठीक है। आगे देखिए, इनका जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। आगे देखिए, महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में इनकी मृत्यु हो जाती है। गोगुंदा में। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राजतिलक किया गया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों में अपदस्थ कर दिया गया। उनका एक और पुत्र था जगमाल, उनको जो है उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों से अपदस्थ कर दिया गया था। आगे देखिए, 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आप सभी जो है इसको अंडरलाइन करेंगे 1570, ये आपका आगे तक बहुत काम आने वाली लाइन है। ये सन भी आपको लर्न करना है 1570 ईस्वी, इसको लर्न कर लेना 1570 ईस्वी, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आपका पूरा जो महाराणा प्रताप रहता है, ये महाराणा प्रताप ही क्या है आपका इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो 1570 ईस्वी में क्या होता है, अकबर का नागौर में दरबार लगता है। वहाँ पर उस नागौर दरबार जो होता है, जो नागौर दरबार होता है 1570 ईस्वी में लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, राजस्थान के जितने भी अधिकतर जो राजपूत थे, शासक थे, राजपूत शासक राजस्थान के, वो सभी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे। इसको भी इम्पोर्टेंट करोगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपका जो है पूरा महाराणा प्रताप ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो आपका इनका जन्म, इनके माता पिता का नाम, इनकी वाइफ का नाम, इनके पुत्र का नाम, फिर आगे आता है इनकी नागौर दरबार जो इम्पोर्टेंट रहता है इनके शासनकाल में। अगला जो होता है, जब अकबर द्वारा, जब अधिकांश नागौर दरबार में जो था, नागौर दरबार जब अकबर द्वारा लगाया जाता है, जब अधिकांश राजपूत शासक जब इनकी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो महाराणा प्रताप जो थे वो अकबर की अधीनता स्वीकार ही नहीं करते हैं। उस समय 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार लगता है उसमें अकबर अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं।
प्रताप जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तब प्रताप जो अकबर क्या करते हैं, प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजते हैं, उनको मनाने के लिए कि प्रताप जो है वो मेरी जो है अधीनता स्वीकार कर ले। अकबर ये चाहता था कि प्रताप भी जो है, महाराणा प्रताप वह भी क्या कर ले, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। तो सबसे पहला जो जाता है अकबर द्वारा भेजा जाता है वह था जलाल खां, जिसको नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के पास में भेजा। सेकंड टाइम कौन जाता है, सेकंड टाइम जाता है आपके मानसिंह, जो आमेर के शासक थे, जो हमने कछुआ शासक पढ़ा था। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो है कौन से कछुआ शासक थे जिन्होंने सबसे पहले, ऐसा कौन सा राजपूत शासक था कछुआ शासक जिन्होंने जो है मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की थी। ये आपको पता होना चाहिए, जिनको पता नहीं है वो ढूंढेंगे अभी, ठीक है। आगे देखिए 1573 ईस्वी में कौन जाता है, मानसिंह, ठीक है। तो जो थे आमेर का कछुआ शासक था मानसिंह, जो उनकी अधीनता अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। आगे देखिए तीसरी बार कौन जाता है, तीसरी बार जाता है आमेर के ही भगवान दास जाते हैं, ये भी कछुआ शासक थे, ठीक है। आगे देखिए चौथी बार कौन जाता है, टोडरमल 1573 ईस्वी में। तो 1573 ईस्वी में तीन शासक जाते हैं, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। फर्स्ट टाइम जाता है जलाल खां। ये पूरा इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि अकबर द्वारा प्रताप की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे गए और कौन कौन गए थे उस शिष्टमंडल को लेकर। तो 4 दल भेजे गए थे, पहला जलाल खां, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवान दास, चौथा था टोडरमल। आपको सीक्वेंस भी लर्न होना चाहिए कि किस सीक्वेंस से गए थे, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बार, ठीक है। आगे देखिए ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे। किसी ने भी जो है प्रताप को जो है वो अच्छी तरह से समझा नहीं पाए अकबर को। तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। जब महाराणा प्रताप माने नहीं, 4 शिष्टमंडल भेजने के बावजूद भी जब अकबर प्रताप नहीं मानते हैं, तब क्या करता है अकबर, उसको प्रताप को बंदी बनाने के लिए जो है योजना बनाने लगता है। जो अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाता है। आगे देखिए बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई। अब ये योजना बनाई जा रही है प्रताप को बंदी बनाने के लिए, और ये योजना कहाँ पे बन रही है, अजमेर किले में। आगे देखिए जिसमें आज संग्रहालय स्थित है, अर्थात अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक अजमेर किले के बारे में एक बात कही गई है। अजमेर किले के बारे में एक बात यह कही गई है कि यहाँ एक संग्रहालय स्थित है जो अंग्रेजों के समय का है, शस्त्रागार होने के कारण इसको मैगनीज कहा जाता है। तो अजमेर के किले को और किस नाम से जाना जाता है, मैगजीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको मैगजीन भी बोलते हैं अजमेर किले को। आगे देखिए अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। आगे देखिए मानसिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। इसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, दूसरा माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वह आगे नाथद्वारा में लगे हुए खमनौर के मोलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इसी शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल जाती है। यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध के विषय में बात की जा रही है। जब अकबर जब शिष्टमंडल भेजने के बाद में भी प्रताप नहीं मानते हैं, तो प्रताप को बंदी बनाने के लिए अकबर भेजता है, किसको भेजता है, मानसिंह को, साथ में किसको भेजता है, आसफ खां को। तो मानसिंह और आसफ खां जाते हैं महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, और वह पहुंचते हैं हल्दी घाटी के स्थान पर, जहां महाराणा प्रताप को पता चल जाता है, सूचना मिल जाती है कि अकबर द्वारा मानसिंह और आसफ खां को मुझे बंदी बनाने के लिए भेजा गया है। आगे देखिए महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अब देखो हल्दी घाटी कहाँ स्थित है, गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों में। आप ज्योग्राफी पढ़ते हो राजस्थान ज्योग्राफी में, ये आपकी भौतिक स्वरूप में के अंतर्गत आता है ये चीज़, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके साथ में ये भी जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य क्या स्थित है, हल्दी घाटी कहाँ स्थित है, गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों में, ठीक है। आगे देखिए इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए सर्वोत्तम स्थान था, जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुए।
हल्दी का घाटी का युद्ध कब हो रहा है? सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है अकबर की सेना का और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। रट लेना इन सब को। जो भी मैं सन आपको बोलती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, उनको क्या क्या करो आप, एक साइड में सारे युद्ध की जो तारीख मतलब ये जो डेट दे रखी है, जैसे कि 18 जून 1576, एक साइड ये लिखोगे। आगे लिखोगे इस युद्ध का क्या नाम है, जैसे कि यहाँ का युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। इसके आगे लिखोगे ये किन किन के बीच हुआ। ठीक है, अभी आपका अभी जो है आप अभी से ये चीज़ें लर्न करना शुरू करोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी इन सब चीज़ों को लेकर। डायरेक्ट अभी धीरे धीरे लर्न करना शुरू करोगे, अभी सारे सन लर्न हो जाएंगे, बाद में एकदम से नहीं होने वाले लर्न। इसलिए जैसा मैं आपको करने के लिए बोलती हूँ वैसा आप कर लिया करें। आगे देखिए, राजपूतों ने मुगलों पर पहला बार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खासूर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी उस युद्ध में भाग खड़ा हुआ। मुगलों की सुरक्षित आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाई। मेहतर खां को अंडरलाइन करेंगे आप सभी। यहाँ पर इतिहासकार बदायूनी थे, जो उस पूरी जो है उस समय की युद्ध की स्थिति को बताया उन्होंने, बदायूनी ने। ठीक है, जो मुगल सेना के साथ में था बदायूनी, मुगल सेना के साथ में था बदायूनी जो सारी जो घटना का जिक्र करता है बदायूनी। वहाँ पर मेहतर खां था जिसने झूठी अफवाह फैलाई। नाम याद रखना जो अंडरलाइन करवा रही हूँ मैं। आगे देखिए, फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना से लेकर आ रहे हैं। ये झूठी अफवाह किसने फैलाई? मेहतर खां ने। मेहतर खां को अंडरलाइन करना, ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है। बादशाह अकबर शाही सेना लेकर आ रहे हैं, मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाई ताकि जो सैनिक जो थे उसमें जो है निराशा की भावना नहीं आए कि हम हार रहे हैं, अब हम जीत नहीं सकते। तो जैसे ही ये अफवाह फैलाई जाती हैं, ऑटोमेटिकली जो सेना थी मुगलों की, उनमें ऑटोमेटिकली जो है आत्मविश्वास जागता है और वो लड़ना प्रारंभ करते हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वह पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, अंडरलाइन करेंगे, रक्तताल, इसको रक्तताल भी कहा गया है। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतारकर मुझे दे दीजिए। आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं, इसी में मेवाड़ की भलाई है। जब जैसे ही ये झूठी अफवाह मेहतर खां द्वारा फैलाई जाती हैं कि शाही सेना अकबर जो है शाही सेना लेकर आ रहे हैं, तो जो अकबर की सेना में जो है आत्मविश्वास जागता और वो बड़ी जोश के साथ में जो है युद्ध करना शुरू करती हैं। तो धीरे धीरे प्रताप की जो सेना थी, प्रताप हारते हुए प्रतीत हो रहे थे उस समय। तो उस समय उनका जो सेनापति था झाला मन्ना, अंडरलाइन करेंगे इसको। झाला मन्ना क्या करता है, निवेदन करता है प्रताप से, महाराणा प्रताप से, कहता है कि आपका जो राज चिन्ह है वह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध से चले जाइए, इसी में क्या है आपकी भलाई है। और चेतक के घायल होने की स्थिति में को देखकर महाराणा प्रताप भी जो है वैसे ही उन्होंने किया और वह चले जाते हैं। ठीक है, राज चिन्ह के बदले ही सैकड़ों तलवारें झालामन्ना पर टूट पड़ी। जैसे ही राज चिन्ह धारण करते हैं झालामन्ना, और सारी की सारी तलवारें जो हैं वो जो प्रताप पर आने वाली थी वो झालामन्ना अपने ऊपर लेते हैं। आगे देखिए, झालामन्ना इस प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आपको यहाँ पर जो जो मैंने नाम बताए हैं, झालामन्ना अंडरलाइन करना। क्यों झालामन्ना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने राज चिन्ह धारण किया था महाराणा प्रताप का। मेहतर खां क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसने झूठी अफवाह फैलाई थी कि अकबर आ रहा है सेना लेकर। ठीक है, तो ये जो और मैंने ऊपर 2-3 चीज़ें आपको और अंडरलाइन करवाई थी, वो नाम बदायूनी है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। मेहतर खां है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का स्वामी वक्त घोड़ा था चेतक, सभी जानते हैं इसके बारे में। बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है, लेकिन अनेक इतिहासकारों की मान्यता है कि हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप जो है पराजित हुआ। पराजित होने के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे? जब महाराणा प्रताप किस कारण से हल्दीघाटी के युद्ध में, एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है हल्दीघाटी का युद्ध, 1576 ईस्वी में हुआ था। ये क्यों जो है क्यों प्रताप जो है इसमें पराजित होते हैं, इसके कारण हम पढ़ेंगे। पहला कारण है, प्रताप ने परंपरागत युद्ध शैली अपनाई।
जबकि मुगलों द्वारा नई नीति अपनाई जा रही थी। जो उन्होंने पुराने टाइम से पीरियड से चले आ रही थी, वही नीति अपनाई प्रताप ने। प्रताप यदि घाटी और दर्रों के मध्य अपनी सेना के बिखरे रखता और मात्र सेना की प्रतीक्षा करता, जिससे वह उन्हें संकट क्षेत्र के घेर कर पराजित कर सकता था। यही कारण रहता है। अगला कारण देखिए, सेनानायक में प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस धैर्य, संयम और योजना की आवश्यकता होनी चाहिए थी, प्रताप में उसका अभाव था। उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, संयम नहीं था, योजना नहीं थी, धैर्य नहीं था। मुगल सेना पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदान में लड़ने में ज़्यादा सक्षम नहीं थी। मुगल सेना पीछे हटने लगी। प्रताप की सेना उनका पीछा करते हुए बादशाह बाग मैदान में पहुंच गए। परिणाम प्रताप के प्रतिकूल रहे। प्रताप का पहाड़ी क्षेत्र में हाथियों को काम में लेना उचित सैन्य निर्णय नहीं था उस समय, क्योंकि वहाँ की पहाड़ियों में एक हाथियों को काम में लेना, ये जो माना जा रहा है कि प्रताप का निर्णय सही नहीं था। युद्ध के अंतिम पड़ाव पर प्रताप की हाथी सेना का मानसिंह के हाथी पर वार करना आत्मघाती सिद्ध हुआ। प्रताप ने अपनी 2 सशक्त सैनिक टुकड़ियों को एक साथ युद्ध में झोंक दिया और निर्णायक दौर के लिए सैनिक दस्ता नहीं रखा। ये जो हमने पढ़ा, ये सारा जो चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के पराजित होने के कौन कौन से कारण थे, विस्तार पूर्वक बताइए। आपको ये सारे कारण पता होने चाहिए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद क्या संघर्ष हुआ? हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सेना कुछ समय गोगुंद में रही, लेकिन रसद सामग्री के अभाव में सेना लौट गई। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाया। नई छापामार युद्ध नीति अपनाई। किनके द्वारा? प्रताप के द्वारा। प्रताप के द्वारा कौन सी नीति अपनाई जा रही है? छापामार युद्ध प्रणाली। कौन सी राजधानी बनाई जा रही है? कुंभलगढ़, नई राजधानी इनकी। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी, 1577, 1578 और 1580 में। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ को उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान का नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन विशेष सफलता नहीं मिली। इस बार जैसे जैसे अकबर द्वारा सेना भेजी जा रही हैं, शाहबाज खां आसपास के क्षेत्रों पर तो अधिकार कर लेते हैं, लेकिन जब अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है तो सफलता नहीं मिलती है उनको। अगला युद्ध रहता है आपका इम्पोर्टेंट, दिवेर का युद्ध। अंडरलाइन करेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है ये। 1582 ईस्वी में हुआ था दिवेर का युद्ध। इस संघर्ष में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर धावे बोले और विजयी रहा। इसके बाद कुंभलगढ़ पर ही अधिकार कर लिया गया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रताप पुनः पहाड़ियों में चला गया। 1885 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम सीमा पर व्यस्त हो गया, अतः मेवाड़ की कोई सेना नहीं बची। 1585 से 1907 के मध्य प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मंडल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त कराया। धीरे धीरे जो है प्रताप जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करता है और बहुत सी जगहों को जीत लेता है, मुगलों से मुक्त करा देता है प्रताप। 19 जनवरी 1597 में प्रताप की मृत्यु हो जाती है। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उससे भी बड़ा दुख हुआ जब प्रताप की मृत्यु होती है, क्योंकि वह एक ऐसा वीर था जो अकबर की अंत तक जो है अधीनता स्वीकार नहीं करता है। महाराणा प्रताप ऐसे शासक रहे थे, महाराणा प्रताप। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्शाह आढ़ा ने इस प्रकार किया। दुर्शाह आढ़ा जो है अकबर के बारे में कुछ कहते हैं, अंडरलाइन करना है इनको। अस लेगो अणदास पाग लेगो अणनामी गहलो तरण जीती गयो दशदमुद रसना उसी निसास मुख मरिया नयन। ये जो है उनकी लैंग्वेज में लिखा गया है और इनका आशय ये था इस लाइन का कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकवाया। वास्तव में तो सब तरह से जीत गया। जब वो झुका ही नहीं तो वह एक जीता हुआ शासक माना गया प्रताप, जिसने अंत तक जो है अपने जीवन के उसकी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। विदेशी इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा हल्दी घाटी को, ये अंडरलाइन करोगे, कर्नल जेम्स टोड का पूरा और एक दुर्शाह आढ़ा का जो उसने कहा। तो हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। दिवेर तो है मेवाड़ का मैराथन और हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। आज हमने महाराणा प्रताप को कंप्लीट किया है। कल की क्लास रहेगी हमारी राव चंद्र सेन की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।